नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सबसे बड़ा सवाल में कई सवाल है जो सीधे ममता दीदी से है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में करप्शन का खुला खेल उन्हीं की जवाबदेही है। ममता बनर्जी अपने मंत्रियों पर लगे करप्शन के आरोप से किनारा नहीं कर सकती। जांच एजेंसियों पर आरोप लगाकर टीएमसी अपने आप को बचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं उससे आम आदमी क्या, ईडी के भी होश उड़ रहे हैं। आज अपने शो में एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में ईडी को भी शुरुआती जांच में नहीं पता चला था। आज आपको अर्पिता पार्थ की पापी दुनिया के सीक्रेट फ्लैट के बारे में बताएंगे, पर सवाल यह है कि क्या इस सीक्रेट फ्लैट की चाबी ममता दीदी के पास भी थी। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पार्थ और अर्पिता की पापी दुनिया की सीक्रेट स्टोरी क्या कुछ है? देखिए, ईडी जैसे जैसे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, ईडी भी कंफ्यूज हो गई है जी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्थो चटर्जी की ये कठपुतली थी या अर्पिता का ये कठपुतली था। वैसे तो ये सारी चीजें कह रही है कि भाई ये तो पार्थो चटर्जी का है, पार्थो चटर्जी का है, पार्थो चटर्जी वहां बैठे हुए होते हैं, कुछ बोलते नहीं वो जी। और पार्थो चटर्जी एक भी आरोप उसके ऊपर नहीं लगा रहे। और घर हो, कंपनी हो, जमीन हो, बगान बाड़ी हो, विदेश में इन्वेस्टमेंट हो, हर जगह अर्पिता का नाम है जी। और ये दोनों दुनिया जहान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, हर जगह इनकी पाप की दुनिया के फुटप्रिंट्स जो है ऑलरेडी ईडी को मिल गए हैं। कहां कहां ये जाते थे, किन से मिलते थे। कल हमने खुलासा किया था किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक रिटायर्ड आर्मी चीफ जो प्रधानमंत्री के बहुत करीब है, एक वर्तमान में राज्य मंत्री बांग्लादेश का, और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर जिसके संपर्क में ये दोनों थे। अब एक सीक्रेट फ्लैट के बारे में मैं आपको बताता हूं, और ईडी भी गच्चा खा गई। और मैं आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी चूक हुई है कि मत पूछिए। टॉलीगंज के डायमंड सिटी में 3 फ्लैट्स बताए जा रहे थे। अर्पिता के 3 फ्लैट्स, अर्पिता के 3 फ्लैट्स, अर्पिता के 3 फ्लैट्स। एक में पार्थो चटर्जी आते थे, एक में अर्पिता रहती थी, और एक कुत्तों का था। अब पता ये चल रहा है कि चौथा भी था। ये वहां का पेंट हाउस है। सारी बिल्डिंग्स 19 स्टोरीज बिल्डिंग है जी। और जो 3 फ्लैट है ये टावर 2 के तहत, इसमें एक 1A, दूसरा फ्लैट 18D और तीसरा फ्लैट 18E। डी और ई एक साथ। और इसके अलावा इसके ऊपर जो पेंट हाउस है, मतलब छत के ऊपर का फ्लैट 19th फ्लोर के ऊपर, वो ईडी से चूक हो गई। अब जब जांच हो रहा है तो मालूम चल रहा है कि जो ऊपर के जो फ्लैट थे, इसमें इन फ्लैट के जरिए ही अंदर घुसा जाता था। मतलब ये कि आप 18th फ्लोर पे गए, 18D और E में घुसे, और अंदर अंदर आप 19th पे चले गए जी। और किसी को मालूम नहीं चलता था कि उस फ्लोर पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्या हर जगह सीसीटीवी कैमरा, हर जगह ये, लेकिन अंदर अंदर से ये। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि टीएमसी का दहशत, कोई बोलेगा नहीं, अंदर सबको मालूम था
कि जो 19th फ्लोर के ऊपर जो पेंट हाउस है वो पार्थोदा का ही है, लेकिन वो उनके नाम से नहीं है। वो शर्मिष्ठा कोई बताई जा रही है कि उसके नाम से वो रजिस्टर्ड है। अब कैसे पैसा आता था, किधर से आता था, और अगर आप कॉलोनी में रहते हैं, हर दिन कोई सूटकेस लेकर के आएगा, अननोन आदमी, तो शक होगा कि भाई सूटकेस लेकर के जाता है, खाली हाथ वापस आता है, सूटकेस भी नहीं मिला। तो मॉडस ऑपरेंडी क्या था? ये 19th फ्लोर पे पार्थो चटर्जी अपने लोगों को जोमेटो और सबका ड्रेस पहना करके डिलीवरी बॉय बना करके वो लेकर के आते थे कि जैसे कोई खाने का सामान है। 19th फ्लोर पे डिलीवर हुआ, वो 18th केव्स में आ गया। अब ये जो सीक्रेट फ्लैट है, इसमें पार्थो चटर्जी भी जाते थे, वहां रहते थे। पार्थो चटर्जी का जो अपना घर था, ड्राइवर ने खुलासा किया कि ये भी वहां जाती थी, अक्सर जाती थी, लेकिन यह प्रतीत नहीं होने देती थी कि मैं जा रही हूं वहां पे। अब ईडी से पूछताछ में अब ये सारी बातें सामने आ रही है कि मॉडस ऑपरेंडी पैसे का क्या है, इसका क्या है। अब दिक्कत ये हो रही है कि पूछताछ के दौरान पार्थो चटर्जी तो गूंगा गणेश बन के बैठे हुए हैं, वो बोलते ही नहीं कुछ, हमको मालूम नहीं। और अर्पिता वो तमाम कहानियां बना रही है। अब आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि कहीं बगानबाड़ी है तो फार्म हाउस है, तो कहीं स्टूडियो है। अच्छा, बीच में एक चीज और हो रही है। पार्थो चटर्जी ममता के खिलाफ इसलिए गए हैं क्योंकि अर्पिता वो ये कह रही कि सब कुछ अब खत्म ही हो गया, तो हम तो डूबे, सबको लेके डूब जाते हैं। और इसलिए तमाम वो हकीकत बताते चली जा रही है। किसी आप खबर देखते हो कि भाई कोऑपरेटिंग, क्या कोऑपरेट कर रही है, वो बता रही है कि कैसे कैसे घोटाला हुआ, कहां कहां से पैसा आया। और ये जानकारी मिल रही है कि सिर्फ वहां घोटाला ये शिक्षकों के बहाली, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का ही नहीं, अभी जो सरकार चल रही है उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी वो बता रही है। कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी और इन लोगों के बीच एक द्वंद्व शुरू हो गया है। अंदर अर्पिता सारे राज खोल रही है और बाहर ममता बनर्जी पार्थोदा और उनकी ग्रुप के साथ कड़ाई से एक्शन लेते चली जा रही है। अब दो तीन चीजें और जो नई बात सामने आई है, इन लोगों का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में भी ये पता नहीं क्या इन लोगों के अंदर, इन दोनों के अंदर जमीन खरीदने की भूख, फ्लैट्स खरीदने की भूख, हर जगह प्रॉपर्टी बनाओ, और हर जगह इनका नेटवर्क काम कर रहा था। बांग्लादेश में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। एक मंत्री, एक पूर्व सेनाध्यक्ष और एक बड़ा एकेडमिशियन, और एकेडमिशियन के साथ तो बड़े ही अच्छे मधुर संबंध बताए जा रहे हैं अर्पिता। तो ये बांग्लादेश का हो गया। थाईलैंड में बताया ये जा रहा है कि इन्होंने वहां भी इन्वेस्टमेंट किया। भाई थाईलैंड में जाकर के क्या कर रहे हैं? वहां रिसोर्ट चला रहे हैं ये लोग, और पैसा बकायदा बैंक और इसके जरिए हर जगह एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। जिस हिसाब से आप देखिए, जो बंगाल के अंदर कोयला घोटाला हुआ उसमें क्या था? बंगाल का कोयला बांग्लादेश जा रहा है, वहां लेने वाले भी बैठे हुए, बॉर्डर में क्रॉस कराने वाले वो अधिकारी, इधर से भी सैनिक, उधर से भी सैनिक, ये इलीगल ट्रक्स को भेजने, पैसा कमाने, ये सारी चीजें एक साथ वहां पे हो रही थी। अब सिंगापुर में
मलेशिया में, थाईलैंड में इन लोगों का आना जाना, ये अर्पिता के तमाम जो वीज़ा और पासपोर्ट उसके डिटेल्स अब सामने आ रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ा खुलासा, कई सारी कंपनियां, अब तो 12-14 कंपनियां जो इनके नाम से शेल कंपनियों के जरिए ये लोग ऑपरेट करते थे। ऐसा लग रहा है कि अभी जांच की सिर्फ शुरुआत है। ये पार्थोदा ने सिर्फ ये 50 करोड़ नहीं बनाए हैं, अब तक तो 150-200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जायदाद मिलके हो गया है। ईडी के लोग बता रहे हैं कि कम से कम ये 1500 से 2000 करोड़ का माल इन लोगों ने अंदर किया है। अर्पिता अकेली नहीं है, और भी कई सारी सहेलियां हैं जिसके साथ इन्होंने अपने भ्रष्टाचार, ये पाप की दुनिया बनाई और बसाई थी। जी, आपने जो ये सीक्रेट फ्लैट के बारे में बताया वो वाकई काफी चौंकाने वाला है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या इस सीक्रेट फ्लैट्स की चाबी की जानकारी ममता को रही होगी? देखिए, ममता बनर्जी की जानकारी के बगैर पार्थो चटर्जी एक कदम नहीं लेते थे। ये कोई भी आदमी कह देगा। आप जिस हिसाब से आप देखिए इस घोटाले का जो पूरा जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है। आपके घर में कोई बच्चा है, उसको नौकरी चाहिए, ग्रेजुएट हो गया, आपने क्या किया, आपने तृणमूल के किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, तृणमूल वाला उसको कहा कि भाई 5 लाख लगेगा, 8 लाख रुपए लगेगा, तुमको यहाँ पे हम सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। वो घर बेच के, बगीचा बेच के, जमीन बेच करके वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। ये तृणमूल का जो ग्राउंड वर्कर है वो जाकर के किसी बड़े लीडर को पकड़ रहा है, और वो बड़ा लीडर पार्थो चटर्जी के पास आ रहा है। यही पूरी डायरी में डिटेल डाला हुआ है कि कौन कैंडिडेट फेल हो गया, उसको कितना ग्रेस मार्क देना है, किसके जरिए आया, कितना पैसा आया और कितना किस्त बाकी है। ये सारी जानकारियां ये अर्पिता दे रही है ईडी को। अब पूरे तंत्र में ही घून लगा हुआ हो और मुख्यमंत्री को मालूम नहीं हो, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी जो भीड़ के बीच में फुटबॉल उछालती है, कभी अपनी सादगी से अपने समर्थकों के दिल में उतर जाती है, हवाई चप्पल पहनती है, बेहद छोटे से घर में रहती है, बंगाल की जनता से सीधे संवाद भी करती है। तो कुल मिलाकर उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और उनका जुझारूपन ही है। तो फिर उनके मंत्री के करीबी के घर से इतने पैसे मिलने का सच क्या है? तो क्या ममता का मोदी पर राजनीतिक बदले का आरोप अब खोखला हो गया है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।